BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में खुशामदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूं आलिया नाज़कीन। यूनान के साहिल के करीब डूबने वाली एक कश्ती में हलाक होने वाले 8 पाकिस्तानियों की मय्यतें पाकिस्तान वापस। गैर कानूनी हिजरत पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा मसला है। रूस की पार्लियामेंट की जानिब से मंजूरी के बाद रूस का शाम में फिजाई हमलों का आगाज। और मुआशरे के एक मखसूस तबके के मेहनत कशों की जिंदगी पर मबनी सीरीज की पहली कड़ी में देखिएगा जूते पॉलिश करके रोजी कमाने वाले एक शख्स की कहानी। यूनान के साहिल के करीब डूबने वाली एक कश्ती में हलाक होने वाले 20 पाकिस्तानियों में से 8 की मय्यतें पाकिस्तान वापस पहुंचा दी गई हैं। हादसे में हलाक होने वाले 250 लोग यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपीय यूनियन और मशरिक़ वुस्ता की तरफ गैर कानूनी हिजरत करने वाले पाकिस्तानियों की शरह गुज़श्ता साल के मुकाबले में 18% बढ़ी है। माहिरीन का कहना है कि अगर सूरत हाल में कोई तब्दीली न आई तो मुस्तक़बिल में इम्कानात हैं कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी इमदाद में कटौती का सामना करना पड़े। इस बढ़ते हुए मसले पर देखिए सबा एतजाज़ की रिपोर्ट। बेहतर मुस्तक़बिल की उम्मीद में यूरोप जाने वाले 8 पाकिस्तानियों की वतन वापसी बंद ताबूतों में हुई। रोजगार की गर्ज से लिबिया से इटली जाने वाले तारकीन वतन की कश्ती अगस्त में समुंदर में डूब गई, जिसके नतीजे में सैकड़ों गैर मुल्कियों समेत 20 पाकिस्तानी भी हलाक हो गए। इनमें से चंद की लाशों को वसूल करने के लिए हुकूमत के नुमाइंदे भी मौजूद थे। ये इंसिडेंट हुआ जी 26 अगस्त को पलमेरो इटली में, जहाँ पे तकरीबन 15 से 20 पाकिस्तानी का इंतकाल हुआ है। 15 बॉडीज़ उनको मिल गई थी, जिसमें से 5 बॉडीज़ इटली की गवर्नमेंट ने उनको वहाँ पे दफना दिया है। 10 बॉडीज़ मिल गई हैं पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को वहाँ पे। 8 बॉडीज़ को आज यहाँ भिजवाया जा रहा है। लाहौर एयरपोर्ट पे हम लोग जिन अफराद की लाशें वापस लाई गई हैं उनका ताल्लुक झंग, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन से है। हलाक होने वाले मोहम्मद नवाज के भाई बशारतुल्लाह ने बताया कि उनके ख़ानदान के बेशतर लोग मुफलिसी और गुर्बत की ज़िंदगी से मजबूर थे। ख़ानदान का पेट पालने के लिए वो एक इंसानी स्मगलिंग रिंग के हत्थे चढ़ गए। उन लोगों को 5 लाख दिया था, यहाँ से जाने के लिए 3.5 लाख दिया था, वहाँ से 1500 यूरो दिया था, ठीक है, ऊपर बैठने के। लेकिन उन लोगों ने जहाँ पे मछलियाँ रखी जाती हैं वहाँ पे धकेल दिया। बस ये लोग ऐसे हैं कि लोगों को दिखाते कुछ और हैं, होता कुछ और है। इंसानी स्मगलरों के खिलाफ गुज़श्ता सालों से FIA की कार्रवाइयाँ जोर पकड़ती नजर आ रही हैं, लेकिन पंजाब में तेजी से फैलने वाले इंसानी स्मगलिंग कारोबार के वसाइल बढ़ते ही नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुल्क में मुआशी बदहाली से तंग लोग इन स्मगलरों के दिखाए गए सुनहरे ख्वाबों की कीमत चंद पैसों की खातिर अपनी जान देकर चुका रहे हैं। सबा एतजाज़, BBC न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान के लिए गैर कानूनी हिजरत का मसला, लेकिन इस वक्त शाम में जारी लड़ाई की वजह से होने वाली हिजरत पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला बनी हुई है। और इस लड़ाई में रूस ने भी आज शाम के सदर बशार अल-असद के मुखालिफिन पर फ़िज़ाई हमलों का आगाज़ कर दिया है। आज ही रूस की पार्लियामेंट के ऐवान बाला ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर रूसी सदर को मुल्क से बाहर फ़ौज तैनात करने का इख्तियार दिया था। शाम के सदर बशार अल-असद ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से फ़ौजी इमदाद की दरख्वास्त की थी। तफसील के साथ ग़ज़नफ़र हैदर। कई हफ्तों से शाम में रूसी फौज की नकलो हरकत की खबरें आ रही थीं। रूसी लड़ाका तैयारे, हेलीकॉप्टर और ट्रांसपोर्ट तैयारे लताका एयरबेस पर मुंतज़िर थे। आज रूसी पार्लियामान ने उनके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है और इस फैसले के बाद रूसी हमलों का रास्ता साफ हो गया है। क्रेमलिन के चीफ ऑफ स्टाफ सेर्गेई इवानोव ने कहा है कि मॉस्को रूस के फौजी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी फ़िज़ाइया को तैनात कर रहा है। शाम में रूसी फौज की कार्रवाइयों का ताल्लुक सिर्फ फ़िज़ाई कार्रवाई से है और उनके सदर पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि ज़मीनी कार्रवाई में मुसल्लह फ़ौज के इस्तेमाल का कोई इम्कान नहीं है और इस ऑपरेशन का फ़ौजी मकसद शामी हुकूमत को दौलत इस्लामिया के ख़िलाफ़ लड़ाई में फ़िज़ाई मदद देना है। अमेरिका और फ्रांस पहले ही शाम में फ़िज़ाई हमले और बमबारी कर रहे हैं, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा और दमिश्क की मंजूरी हासिल नहीं है। इस तरह ये कार्रवाई बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। क्रेमलिन का कहना है कि सदर असद ने रूस से बाकायदा मदद की अपील की है, जिससे रूस का ये इक़दाम कानूनी है। शाम और रूस के दरमियान सोवियत यूनियन के ज़माने से ही अच्छे सियासी और फ़ौजी ताल्लुकात रहे हैं।
सदर असद रूस के इत्तेहादी हैं और अगर रूसी फ़िज़ाइया इन्हें इक़्तिदार में रहने में मदद करती है तो ये मगरिब को पसंद नहीं आएगा। इस हफ्ते जब अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी मुलाकात हुई तो सदर पुतिन और सदर ओबामा ने इत्तफ़ाक़ किया था कि ख़ुद को दौलत इस्लामिया कहने वाली शिद्दत पसंद तंजीम एक ख़तरा है। अमरीका सदर असद को अमन की राह में रुकावट तस्वर करता है। अब इस लड़ाई में रूसी फ़िज़ाइया के शामिल होने का मतलब है कि मगरिब को किसी हद तक मॉस्को और इसकी फ़ौज के साथ ताउन करना पड़ेगा। आज के इस फैसले से रूस ने यह बावर कराने की कोशिश की है कि वो एक आलमी ताकत है। आइए अब दीगर अहम खबरों पर एक नज़र डालते हैं। अफगानिस्तान के शहर कुंदूज में अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की मदद के लिए नेटो की स्पेशल फोर्सेस भी पहुंच गई हैं। अफगान फौज कुंदूज एयरपोर्ट की जानिब बढ़ने वाले तालिबान जंगजुओं के खिलाफ मुनज़्ज़म जवाबी कार्रवाई कर रही है। तालिबान ने पीर को कुंदूज पर कब्जा कर लिया था। इंडिया के शहर मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने 2006 में मुंबई में ट्रेन धमाकों के मुकदमे में 5 अफराद को फांसी की सज़ा सुनाई है। इन धमाकों में 188 अफराद हलाक हुए थे। इंडिया इन धमाकों की मंसूबाबंदी का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाता रहा है, जबकि पाकिस्तान इसकी तरदीद करता है। माली के शहर टिम्बकटू में सकाफती विरसे को नुकसान पहुंचाने के इल्ज़ाम में मुश्तबा शिद्दत पसंद अहमद अल फ़क़ी अल महदी को जंगी जराइम की आलमी अदालत में पेश किया गया है। इस्लामी शिद्दत पसंदों ने सन 2013 में टिम्बकटू पर कब्जा कर लिया था और फ्रांस की फ़ज़ाई कार्रवाई के बाद शहर को वापस हासिल किया गया था। अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के साबिक कॉन्ट्रैक्टर और मुल्क की खुफिया मालूमात मुनकशिफ करने वाले एडवर्ड स्नोडन ने ट्विटर पर अपना अकाउंट खोला है। स्नोडन के ट्विटर अकाउंट खोलने के 1 घंटे बाद ट्विटर ने अकाउंट की तस्दीक की और 7 ट्वीट्स में स्नोडन के 7,60,000 फॉलोअर्स बन गए। इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा से मुत्तसिल दादरी के इलाके में गाय का गोश्त खाने के शुबे में एक शख्स को मार मार कर हलाक कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में गाय के गोश्त का इस्तेमाल ममनू है। इसके अलावा गुज़श्ता चंद माह में बाज़ सरकर्दा एतदाल पसंद दानिश्वरों को उनकी नज़रियात की वजह से कत्ल किया गया है और कई को धमकियाँ दी जा रही हैं। इन वाक़यात को इंडिया में सख्त गिर हिंदुत्व के उरूज से ताबीर किया जा रहा है। दिल्ली से हमारे नामानिगार शकील अख्तर की रिपोर्ट। कम्युनिस्ट रहनुमा गोविंद पानसरे को फरवरी में महाराष्ट्र में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। पिछले महीने कर्नाटक यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर प्रोफेसर MM कलबुर्गी को उनके घर में गोली मार दी गई। वो मूर्ति पूजा के सख्त मुखालिफ थे। उनके कत्ल पर जबरदस्त एहतजाज हुआ। अदाकार और मुसन्निफ गिरीश कर्नाड कह रहे थे कि यहाँ दहशत का माहौल है। जो लोग धमकियां दे रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से माहौल खराब हो रहा है। कर्नाटक के एक मुसन्निफ केएस भगवान को भी उनके मजहबी नजरियात के सबब बाज़ सफ़गीर हिंदू तंजीमों ने मारने की धमकी दे रखी है। If the government takes the action very वो कहते हैं कि अगर हुकूमत इन अनासिर के खिलाफ सख्ती से कदम उठाए तो इन पर काबू पाया जा सकता है। they can be controlled. कई रियासतों में एतदाल पसंद मुसन्निफों को उनके नजरियात के सबब धमकियां दी जा रही हैं। हिंदू दहशतगर्दी पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ सुभाष गटाटे को भी धमकियां दी गई हैं। मेरे ख्याल से आज़ाद हिंदुस्तान में तो हमें ऐसा दिखता नहीं कि ऐसा कोई दौर आया हो जहां रैशनलिस्ट मारे जा रहे हों, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता मारे जा रहे हों, जो डेमोक्रेटिकली काम कर रहे हो, ऐसा मारे जा रहे हो। ऐसा कोई और दौर दिखता नहीं है। पिछले साल भर से ज़्यादा ये दिख रहा है, क्योंकि अब कल भी आपने नोट किया होगा श्री राम सेने ने 2 कर्नाटक के लेखकों को कहा कि अगर बात नहीं बदलेंगे तो उनके मकानों को उड़ा दिया। हिंदू महासभा जैसी बड़ी तंजीमें कहती हैं कि इजहार की आज़ादी के नाम पर हिंदू देवी देवताओं की तौहीन की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये मूर्ति पूजा ना करे, ये वो भगवान को ना पूजा, ये देवी ऐसी हैं, ये देवता ऐसी हैं, इस तरह का जो व्यापार कर रहे हैं कुछ लोग इस देश में, उनको सरकार के द्वारा रोकने की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि कोई व्यक्ति या कोई संगठन कोई गैर कानूनी कार्य ना करे और कानून को अपने हाथ में ना ले। तजियाकारों का ख्याल है कि सख्तगीर हिंदू तंजीमों का दायरा बहुत वसी हो चुका है। इनकी ताकत बढ़ती जा रही है। अब मोदी के इलेक्शन के बाद ये खास करके एम्बोल्डन फील कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है अगले 5-10 साल इस देश के लिए बड़े ही इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्योंकि ये सवाल मेरे को लगता है कहीं इकोनॉमी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सवाल है कि हम किस तरह का देश रहेंगे।
हुक्मरान बीजेपी सख्तगीर हिंदू तंजीमों पर पाबंदी के खिलाफ है, लेकिन एतदाल पसंद और लिबरल मुसन्निफों, दानिशरों और फिल्म एक्टर्स की तरफ से सख्तगीर तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। शकील अख्तर, BBC न्यूज़, दिल्ली। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा बलूचिस्तान के कुछ स्टूडेंट्स के साथ गुफ्तगू कि वो अपने सूबे के बारे में क्या सोचते हैं। और मेहनत कशों की जिंदगियों पर मबनी सीरीज की पहली कड़ी में देखिएगा जूते पॉलिश करके रोजी कमाने वाले एक शख्स की कहानी। ये सब एक मुख्तसर वक्फे के बाद, हमारे साथ रहिएगा। BBC उर्दू के प्रोग्राम सरबीन में एक बार फिर खुशामदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। बलूचिस्तान में अरसे से जारी शोरिश के सबब सूबे में मजमूई समाजी तरक्की मुतासर हुई है। ख़ासतौर पर सेहत और तालीम के शोबे सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। सूबाई हुकूमत का कहना है कि हालात आहिस्ता आहिस्ता बेहतर हो रहे हैं, लेकिन अब भी ये सबसे बड़ा चैलेंज है। BBC के शाज़ेब जिलानी हाल ही में तुर्बत गए और वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ तालिब इल्मों से बात की कि एक बेहतर बलूचिस्तान के बारे में उनकी क्या उम्मीदें हैं। तुर्बत शहर में ये यूनिवर्सिटी अभी 2 साल हुए हैं कायम हुई है। 500 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं। यहाँ पे बलोची में मास्टर्स होता है, अंग्रेज़ी में मास्टर्स होता है और भी कई डिसिप्लिन हैं। यहाँ पे मैं कुछ नौजवान लड़के लड़कियों के साथ मौजूद हूँ, उनसे बात करते हैं। आपका नाम और आप कौन से डिपार्टमेंट में हैं? जी, मेरा नाम हानी अब्दुल रशीद है और मैं यहाँ कॉमर्स डिपार्टमेंट में हूँ, BCom सेकेंड। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन सबसे पसमानदा सूबा भी कहा जाता है। इसमें बड़े वसाइल हैं, मिनरल्स हैं, हर तरह से ये माला माल है, लेकिन यहाँ के लोग हमेशा से पसमानदगी का शिकार रहे हैं। क्यों? आप कॉमर्स पढ़ रही हैं, मुझे ज़रा समझाएंगी कि ऐसा क्यों है? सर, वो तो साफ ज़ाहिर हैं। अगर हम देखें तो बलूचिस्तान में इतने से रिसोर्सेज हैं, अगर हम उन्हें मैयर करें तो इस यहाँ बलूचिस्तान के जो सूबे में है वहाँ इतनी डेवलपमेंट हो सकती है कि हम उसे इमेजिन ही नहीं कर सकते। लेकिन वाई वी आर सो बैकवर्ड, ये गवर्नमेंट नेगलेक्शन की वजह से हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ के इंस्टीट्यूशंस और बाकी प्रोविंस के इंस्टीट्यूशन में कितने ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। यहाँ हम देखें बलूचिस्तान में ये जो तुर्बत यूनिवर्सिटी है, ये पहला यूनिवर्सिटी है आफ्टर कोसदार एंड क्वाइटा। तुर्बत एक इतना बड़ा शहर है, लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट की बात है कि यहाँ इतने सालों के बाद अब जाके एक आप कह सकते हैं कि हाफ यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हुआ है। आप इस यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं, ये एक इतना छोटा यूनिवर्सिटी है कि हम इसे एक यूनिवर्सिटी नहीं कह सकते। ये बताएं कि मसला क्या है, मतलब ये सियासी मसला है या ये फ़ौजी मसला है? क्यों बलूचिस्तान पीछे? ये सियासी मसला है, क्योंकि बलूचिस्तान में, या मैं तालीम की बात करती हूँ, बलूचिस्तान तो माला माल है, मगर जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है बलूचिस्तान को इतना ज़्यादा अहमियत नहीं देते। बाज़ लोग ये कहते हैं कि यहाँ के हालात कुछ बेहतर हुए हैं पिछले 2 साल में। आप यहाँ पे पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आपको नज़र आ रहा है हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं या ख़राब हो रहे हैं? सर, अगर सिक्योरिटी के मामले में देखा जाए तो हालात कुछ बेहतर हैं। सबसे बड़ा मसला यह है कि वो नेगलेक्ट कर रहे हैं हम लोगों को। हमें भी टैलेंट है। अगर आप यूनिवर्सिटी के हवाले से देखें, पूरे तुर्बत में सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। अगर पूरे बलूचिस्तान की तादाद लगा दी जाए, सिर्फ अगर पंजाब को तो देखें, मतलब जब स्कूल ही नहीं जाएंगे बच्चे तो फिर यूनिवर्सिटी तो फिर बात की बात है ना। सर, यहाँ मसला एजुकेशन का है, कम्प्लीटली एजुकेशन हो, चाहे वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, इंस्टीट्यूशंस हो, हर एक सेक्टर में हम बैकवर्ड हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारे जो GDP हैं वो पेन के बजाय वेपन पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इसलिए वेपन पे। यस सर। सर, अगर हम यहाँ देखें तो आपको यहाँ स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम फौजी जो है नज़र आएंगे, आपको सिक्योरिटी नज़र आएगी, लेकिन यहाँ बहुत ही कम आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नज़र आएंगे। नामनिगार शाज़ेब जिलानी बलूचिस्तान के कुछ तालिब इल्म से बात कर रहे थे। हमारे इर्द गिर्द कई लोग ऐसे पेशों से वाबस्ता हैं जो मुआशरे में ज़्यादातर अफराद करना पसंद नहीं करते। इन लोगों के साथ मुआशरा कैसा सलूक करता है, यही जानने के लिए आज से हम रिपोर्ट्स का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसमें इसी नज़रअंदाज तबके की ज़िंदगियाँ और कहानियाँ हम आप तक लेकर आएंगे। इस सिलसिले की पहली कड़ी में हमारे साथी नुखबत मलिक ने जूते पॉलिश करके रोज़ी कमाने वाले शहजाद अकरम से बात की। सज्जन रुस गए टूट गए यार। मेरा नाम शहजाद है, मैं गुजरांवाला से आया हूँ और इधर तकरीबन 12-13 साल हो गए मुझे। मेरा ये एक्सीडेंट हुआ था। मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, तो मैं और मेरा दोस्त वगैरह ना हम गांव से शहर जा रहे थे,
बैट और बॉल लेने के लिए, ठीक बाइक पे जा रहे थे तो हम सड़क क्रॉस करने लगे तो कार ने टक्कर मार दी। मेरा ये बाजू ठीक है, इधर से ये टांगे, इधर से ये पसले वगैरह टूट गए थे। पहले मैं हाथों से चलता था नीचे बैठ के, ऐसे चलता था ना तो लोग मेरी जेब में पैसे डालते थे। मैं उनको मना भी करता था कि यार मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ। इस तरह मुझे बेकारी बना दिया लोगों ने। सुबह 8 बजे उठना, नहाना धोना, फ्रेश होकर सीधा पेट्रोल पंप जाना। जो गाड़ियाँ वॉश करने वाले आते हैं, कराने वाले होते हैं, वो पॉलिश करा लेते हैं। जो उधर लड़के काम करते हैं उनसे वो पॉलिश करा लेते हैं। फिर 10 रुपये भी देते हैं ना तो मैं खुशी से कर देता हूँ। लगे तो 200-400 बन जाता है, अगर ना लगे तो सारा दिन बैठा रहता हूँ। कोई नहीं सुनता दुखी दिल की फरियाद। सर अक्सर होता है कोई पीछे से मार दिया, कभी मैंने किसी को मार दिया, उसने गाली दी तो मैंने सलाम कर दिया कि भाई मेहरबानी आपकी। लड़ तो मैं सकता नहीं हूँ, किसी को एक मारूंगा 4 खाऊंगा, हाथ बार फिर तोड़ के बैठ जाऊंगा, फ़ायदा नहीं है इसमें। दुआएं दे देता हूँ अल्लाह पे बस। जरा कोने पे मार देना, चम्मच वगैरह ना। बहुत ज़्यादा लोग आते हैं और सर में दर्द लगा देते हैं। जूते जब तक पॉलिश नहीं होते हैं वो पूरा इंटरव्यू लेते हैं, यार कहाँ सोते हो, क्या करते हो, ये इस तरह के सवाल जब पूछते हैं ना तो मैं यकीन करे परेशान हो जाता हूँ। एक तो मजदूर हूँ तो गरीब हूँ, दूसरा ये लोग इस तरह के सवाल पूछ के मुझे परेशान कर देते हैं। खुशी तो मैंने कभी देखी ही नहीं है। गम में गुजरा हूँ, गम ही देख रहा हूँ। नसीब साडे लिखे रब ने। मेरा दिल यही करता कि बस अकेला रहूँ। अगर किसी को दुख सुनाओगे ना वो कहेगा यार ये तो बेवकूफ़ है। मैंने बहुत ऐसा देखा है ना, मैं किसी को भी दिल की बात सुनाता हूँ ना वो कहता है यार ये तो पैसे के मामले में बात कर रहा है। जब ये हाथों को ऐसे देखता हूँ तो लकीरें मिट जाती है, तो फिर साफ करता फिर देखता हूँ ऐसे करके कि खुदा ने क्या बना दिया है, मुझे कैसा था और क्या बना दिया है। दुश्मन हो गई दुनिया ठीक। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @alinaski। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख्यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक और ट्विटर पर हमारे सफ़े हाजिर हैं। आलिनाज़ की को इजाज़त दीजिए।